अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है वालेकुम आपके? सलाम। अल्लाह का जी, शुक्र है, आप अल्लाह सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। सब करम है अल्लाह का। कैसे रोजे जा रहे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र सर, अच्छे जा रहे हैं सर। आपके कैसे पहले जा रहे हैं? मेरे तो बेहतरीन जा रहे हैं। पहले दो रोजों के बाद तो जनाब बंदा एकदम से डह जाता है ना। जी जी सर। वो कोई किसी की शुगर की कमी हो रही होती है, किसी को किस चीज की कमी हो रही होती है। सर हम पहला तो ठीक है, हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, आप जी लोग सर। अच्छी खुराक खाते होगे ना, तो इसलिए कुछ नहीं हुआ। सर नहीं, वैसे भी अभी यंग एज है ना, तो अभी क्या होना है सर? नहीं, असल में पिछले कुछ आपको शायद याद हो कि 10-15 दिन पहले से जो है ना, हवाएं कुछ इस तरह की चल रही थी कि जिस्म में जो है ना वो पानी की कमी हो जाती थी। सर वो जिसम में दर्द होता था, वो आंखों से भी पानी निकलता था सर। हाँ, तो वो जो है ना उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे थे ना लोगों के अंदर। जी जी जी। जो लोग ज्यादा बाहर फिरते रहे हैं, पानी कम पीते रहे हैं, उन लोगों के अंदर साइड इफेक्ट्स आए हैं। तो उसमें ये हुआ कि एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो गया लोगों का। फिर ये था कि पानी की कमी हो गई, क्योंकि रोजों में तो ऑब्वियसली आप सारा सारा दिन तो नहीं पानी पी सकते। जी खैर, सर। अगर आप लोगों को कुछ नहीं हुआ तो दैट इज वेरी गुड, वेरी नाइस। इसका मतलब है कि अभी तो सब जवान है और साथ में कोरोना से भी बचे हुए हैं। जी सर। तो इस साल मुझे बड़ा इफेक्ट पड़ा यार। मैं पिछले साल हो गया था कोरोना। तो इस साल जो है वो बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि एनर्जी लेवल्स में बड़ी कमी वाकई हुई है इस दौरान। लेकिन शुक्र है अल्लाह का। अब एवरीथिंग इज ऑल राइट। अब ठीक है। लेकिन रखेंगे सारे इंशाल्लाह रोजे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, रमजान के जो रोजे हैं ना, ये इनकी बड़ी बरकत है। जी सर। तो और हुक्म भी आया कि रमजान के रोजे जो है ना, जिसने पा लिए और ना रखे तो उसने समझो कि बहुत बड़ा लॉस कर लिया अपना। जी सर बिल्कुल। खैर अली हसन, और सुनाए आप? ठीक है सब? सब अल्लाह का शुक्र सर। वेट कर रहे हैं यार, क्लास की स्ट्रेंथ थोड़ी सी बेहतर हो जाए, तो फिर हम जो है उसको आगे बढ़ाएं। जी और सर। अभी तो 11 स्टूडेंट्स आए हैं। सर टाइम भी शॉर्ट हो गया है। जी जी, यही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 4-5 मिनट और। तो अगर क्लास की स्ट्रेंथ बेहतर होती है तो फिर हम इसको लेक्चर को आगे बढ़ा लेते हैं। देखा ना, साथ साथ आते जा रहे हैं स्टूडेंट्स। जी सर। और आपके फर्स्ट क्विज में कितने मार्क्स थे बेटा? सर मेरे 15। दैट इज गुड। नो अच्छे सर मार्क्स थे। कोई अच्छे जा क्यों? और होने चाहिए थे सर जी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह और अगली आ दफा। जाएंगे। तो आज मैं अनाउंस कर दूंगा, नेक्स्ट वीक का क्विज आपका भी लेना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो सर। नेक्स्ट फ्राइडे को क्विज ले लेंगे आपका। सर असाइनमेंट के नंबर नहीं लगे? बेटा वो मैं लगा दूंगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है सर। असाइनमेंट दोनों हो गई है ना? दोनों असाइनमेंट्स के नंबर लग जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो वो नेक्स्ट वीक में, बल्कि इस वीकेंड पे लग जाएंगे इंशाल्लाह। मैं चेक करूंगा ना इस वीकेंड पे, तो उसको इंशाल्लाह लगा दूंगा। अभी सर आ थोड़ा सा गए और आ गए। और आ रहे हैं ना, 13 स्टूडेंट्स में अभी तक तो। सर 13 टोटल स्टूडेंट्स। क्लास कितने, स्ट्रेंथ कितनी है हमारी? हमारी 35+ है बेटा। सर अभी तो फिर कुछ भी नहीं है। हाँ जी। इसलिए तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि चलो 20 तक हो जाते हैं ना, तो फिर हम स्टार्ट कर दें। 15 हो गए। जी, 15 स्टूडेंट्स हुए हैं अभी। और हाँ, इनकम्प्लीट। आजकल मूसा गायब है, पता नहीं किधर आजकल होता है ये मूसा।
सर मोशन लेक्चर तो सब लेता है वैसे। ये लेता सब है, लेकिन आजकल खामोश खामोश रह रहा है। सही तो हम मुझसे ही बताएगा। हाँ, लेकिन आएगा तो बताएगा ना। अभी जी अभी तक तो सर। आया भी नहीं मेरा ख्याल है। मैं भी सो रहा हूँ। बस यही बात है ना, वो सोता ही रह जाता है बेचारा, लेट आता है फिर। और बेटा कोशिश करें कि अपने लेक्चर्स कोई भी ना मिस ना करें, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल सा सब्जेक्ट है आपका। इसमें जी रह सर। गए तो फिर रह जाना है बस आपने। सर तो कोशिश बाद में करेंगे। चेक हो जाता। जी। बाद में रिकॉर्ड लेक्चर नहीं सुना जाता सर जी। हाँ, रिकॉर्ड लेक्चर जो है ना, वो उसमें फिर आप सवाल नहीं ना कर सकते। तो सवाल जब नहीं कर सकोगे तो फिर ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग वो नहीं होती जो कि क्लास के अंदर हो जाती है। सर उसके अलावा भी सर जी 1 घंटे की वीडियो देखना वो बड़ा अजीब सा लगता है सर जी। जी, ऑब्वियसली पहले आप क्लास अटेंड करें, क्लास उसके लिए अटेंडेंस के लिए वो 1 घंटा वो जाया करें। जी उसके सर। बाद फिर जब आपने क्लास की वीडियो देखनी है तो फिर 1 घंटा और लगेगा आपको। तो इसलिए जरूरी है कि क्लास के अंदर ही बेहतर तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर लें। और मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को बाद में टाइम नहीं मिलता दोबारा से लेक्चर देखने का। जी तो सर फिर बिल्कुल। इधर उधर से जो है कोशिश करते हैं कि हमारा ये जो टाइम है वो पूछ पचा के जो है वो पूरा हो जाए। तो इसमें जो है वो लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। खैर, हमारे अब जो स्टूडेंट्स हैं काफी बेहतर हो गया नंबर उनका। 18 हो गया। जी जी। ओके जी, क्लास अटेंडेंस है 18, स्लॉट 8 से 9 है, रेगुलर है। चलें, दैट इज गुड। ये हम उसको नीचे कर देते हैं और यहाँ से अब हम शुरू कर लेते हैं। अच्छा जी, लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। थोड़ा सा रिकैप करेंगे और फिर इसको जो है वो आगे लेके चलेंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमने शुरू किया है। इससे पहले हम इनकम फ्रॉम सैलरी कर रहे थे। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमने सबसे पहले डिफाइन किया कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। प्रॉपर्टी मींस कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग और लैंड। और इसमें से एक लफ्ज हमें और मिला बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग मींस ब्लॉक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन वर्क कवर्ड बाय रूफ, यानी कि अगर एक छत के नीचे आपने कोई बिल्डिंग इमारत बनाई हुई है ब्लॉक से, ईंटों से, तो उसको हम बिल्डिंग कहेंगे। फिर तीसरी चीज जो थी वो हमारा लैंड आ जाती है। इसमें वेकेंट लैंड यूज्ड फॉर इरेक्टिंग टेम्परेरी हट्स और फॉर स्टोरिंग मटेरियल है। ठीक है जी। फोर चीज है हमारी। रेंट, रेंट का मतलब है किराया। रेंट चार्जेबल टू द टैक्स इंक्लूड। अच्छा जी, रेंट इज अ सोर्स ऑफ इनकम। ये अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में आता है। तो जब हम रेंट कलेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली एक हमारा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाता है। तो जब सोर्स ऑफ इनकम हमारा बढ़ जाता है तो उसको हम टैक्सेबल करार दे देते हैं। अच्छा जी, रेंट इनकम कब टैक्सेबल होती है, तो वो हम चीजें देख लेते हैं कि वो कितने अमाउंट के ऊपर जाके टैक्सेबल हो जाती है। ये भी हमने देखा था लास्ट क्लास में। लेकिन अभी सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या क्लॉजेज हैं जब हमारा रेंट जो है वो चार्जेबल टैक्स हो जाएगा, टू टैक्स हो जाएगा। एक्चुअल रेंट और एफएमआर विच एवर इज हायर। अच्छा जी, एक्चुअल रेंट अगर आप ले रहे हैं सपोज 12,000 पर मंथ या 10,000 पर मंथ ले रहे हैं, 10,000 पर मंथ लेंगे तो इसका मतलब ये है कि साल का रेंट आपका 1,20,000 हो जाएगा। लेकिन अगर एफएमआर दिया हो, फेयर मार्केट रेंट, फेयर मार्केट रेंट की वैल्यू जो है वो आपके एक्चुअल रेंट से ज्यादा है तो हम फिर फेयर मार्केट रेंट ले लेंगे। लेकिन अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है फेयर मार्केट रेंट से तो फिर हम एक्चुअल रेंट को कंसिडर करेंगे। विच एवर इज हायर विल बी कंसिडर्ड। सपोज 1,20,000 आपका एक्चुअल रेंट है और फेयर मार्केट रेंट 1,40,000 है, तो हम कंसिडर करेंगे 1,40,000 को। 1,40,000 को लिख के हम उसको
अमाउंट को टैक्सेबल करेंगे। नेक्स्ट इज क्लॉज ए थी, क्लॉज बी को देखते हैं जी। क्लॉज बी के अंदर हमने क्या करना है कि हम लोगों ने ऑब्वियसली सिक्योरिटी या एडवांसेस लिए होते हैं, ठीक है जी। सिक्योरिटी या एडवांस जो हमने लेना है उसका 1/10 जो पोर्शन है उसको हमने हर साल टैक्सेबल करते रहना है अनटिल एंड अनलेस 10th ईयर आ जाता है। 10 साल तक हम लोग उसको टैक्सेबल करेंगे और 10वें साल हम इसको वापस कर देंगे, ठीक है जी। और जिस साल ये वापस किया जाएगा उस साल इसका टैक्स नहीं होगा, ठीक है जी। तो 1/10 क्या मतलब ये है कि 1 लाख अगर हमने सिक्योरिटी का लिया है जो कि नॉन एडजस्टेबल एडवांस है, इसमें हम लोग 1 लाख को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 10,000 जो है हमारे पास 1/10 पोर्शन इसका आ जाएगा और हर साल हम इसको एज अ टैक्सेबल इनकम इसको ट्रीट करते रहेंगे। थर्ड पार्ट है कि अगर किसी के साथ टेनेंट के साथ आपकी कमिटमेंट हो जाती है और वो कहता है कि जनाब आप ये एडवांस पकड़े और मैं इतने अरसे के अंदर अंदर ये आपकी बिल्डिंग जो है वो खरीद लेता हूँ, और फिर वो क्या करता है कि एडवांस देके थोड़े अरसे बाद वो इस काबिल नहीं होता कि वो बिल्डिंग को खरीद पाए। जी बेटा, जी बेटा, जी। तो थोड़े अरसे बाद वो इस काबिल नहीं होता कि उस बिल्डिंग को खरीद पाए, तो जो उसने अमाउंट आपको एज एन एडवांस दी हुई है वो फिर फोरफिट हो जाएगी। और फोरफिट हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि जो जिसने आपको टेनेंट ने आपको वो पैसे दिए थे एडवांस की मद में वो अब आपके हुए हैं और दैट इज अ सोर्स ऑफ इनकम, और उसके ऊपर भी हम टैक्स जो है वो अदा करेंगे, ठीक है जी। इसमें एग्जांपल्स दी थी हमने 2 अदद, और उन 2 अदद एग्जांपल्स के अंदर हमने इस चीज को एनालाइज किया था कि एक मिस्टर असलम साहब है, ऑनर है बिल्डिंग के, उन्होंने रेंट पे मिस्टर बशीर साहब को दी बिल्डिंग 18,000 पर मंथ पे, ठीक है जी। और फिर उन्हीं मिस्टर बशीर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 10 लाख रुपए में ये बिल्डिंग को सेल कर दी जाएगी। उनसे एडवांस रिसीव हो गया 1 लाख रुपए का टोकन मनी का, लेकिन जब मेच्योरिटी डेट आई तो मिस्टर बशीर साहब ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। तो जो 1 लाख एडवांस आया था उनका उसको भी हम फिर फोरफिटेड अमाउंट में कंसिडर करेंगे। रेंट जो है वो 18,000 पर मंथ था, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे 12 से, 2,16,000 निकल आया। और फिर फोरफिट अमाउंट को हम इसमें साथ ऐड करेंगे तो टैक्सेबल जो हमारी इनकम बन जाएगी वो हो जाएगी, इनकम फ्रॉम रेंट जो आएगा हमारा वो 3,16,000 के करीब आएगा, ठीक है जी। एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है जी कि हमने रेंट आउट किया है, मिस्टर सलीम साहब ने रेंट आउट किया है मिस्टर अकरम साहब को 90,000 पर ईयर के ऊपर, ठीक है जी। जिसकी अगर हम पर मंथ अगर कॉस्ट निकालें तो 7,500 पर मंथ रेंट इसका निकलता है, ठीक है जी। अनएडजस्टेबल अमाउंट उन्होंने दिया है 90,000 का, और फेयर मार्केट रेंट की वैल्यू निकल के आती है जी 1 लाख रुपया, जो कि मार्केट से हमें पता चलता है। अब इस केस के अंदर फेयर मार्केट रेंट की वैल्यू जो है वो ज्यादा है और जो एक्चुअल रेंट है उसकी वैल्यू कम है। फिर हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में से विच एवर इज हायर विल बी कंसिडर्ड। तो हायर वैल्यू है जी एफएमआर की, एफएमआर की वैल्यू को जो है हम कंसिडर करेंगे और फिर हम एफएमआर को यहाँ पे ले आएंगे। ये देखें जी हमने एफएमआर की वैल्यू को कंसिडर किया और इसके बाद अनएडजस्टेबल एडवांस को 1/10 के साथ मल्टीप्लाई करके हमने 9,000 की अमाउंट निकाली है। इन दोनों को ऐड किया तो अब ये अमाउंट बन रही है 1,09,000 के करीब। अच्छा, ये जो चीजें थी जी हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, और इसमें एक और चीज भी हमने देखी थी कि इसका एक टैक्स स्लैब भी होता है, और टैक्स स्लैब को जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, समझने की कोशिश की थी, उसमें हमें एक चीज नजर आई थी कि ये जो टैक्स स्लैब है इसकी स्टार्ट हो रही है जी। अभी मैं नोट्स खोल लेता हूँ तो हमें नजर आ जाएगी साफ साफ लिखा हुआ कि टैक्स स्लैब जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और किधर पे जाती है जी। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और ये हमारे सामने इसकी टैक्स स्लैब रेट्स आ चुके हैं।
और स्टार्ट हो रहा है जी कि अगर 2 लाख तक आपकी रेंटल इनकम है, तब तक 2 लाख रुपए तक है तो इट इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। लेकिन अगर 2 लाख से ऊपर जाती है, 2 लाख से 6 लाख के दरमियान है, तो 5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट एक्सीडिंग ₹2000 आ जाएगा। ठीक है जी, कि 2 लाख से जितनी अमाउंट ज्यादा होगी, सपोज 4 लाख रेंट है, तो 2 लाख से कितने ज्यादा है, वो 2 लाख रुपया ही ज्यादा है। 2 लाख का फिर हम 5% ले लेंगे और उसको हम टैक्स कंसिडर करेंगे। इसी तरीके से अगर 6 लाख से ऊपर चला जाता है टैक्स, तो 6 लाख से ऊपर जितना जाएगा टैक्स, सपोज 10 लाख रुपए तक की ब्रैकेट है हमारे पास, तो 6 लाख से टैक्स इंक्रीज करके आपका सपोज जो आपका रेंटल इनकम है वो चली जाती है 8 लाख के ऊपर, तो दैट मींस कि वो 6 लाख से 2 लाख ज्यादा है। तो इसमें एक बेस अमाउंट हम ऐड करेंगे 20,000 और 10% ऑफ 2 लाख रुपीस हम लेंगे, जो कि 20,000 बनता है। उसको हम जो है वो ऐड करके ये 40,000 हमारा टैक्स आएगा। इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे और हमें टैक्स ब्रैकेट्स दी हुई हैं, और जहां तक ताल्लुक है तो हाईएस्ट टैक्स स्लैब जो है वो 80 लाख रुपीस से ऊपर की है, और ये हमारे सामने नजर आ रही है। अच्छा, एक यहाँ पे छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और एक गलती हुई हुई है। ये कंपनी नहीं है, इसको है डिडक्शंस लिखा गया है। ये डिडक्शंस हैं जी, कंपनी की जगह पे हम इसको डिडक्शंस कर लेंगे। और याद रखिएगा, डिडक्शंस का मतलब ये है कि वो अमाउंट्स जो कि हम टैक्स में से कम कर सकते हैं। आज हमने डिडक्शंस पढ़नी है और डिडक्शंस के बाद हम फिर इसको कंप्लीट करेंगे। आज अपना इनकम टैक्स, सॉरी, रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को अपना कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को कंप्लीट करते करते हम छोटी छोटी 2-3 एग्जांपल्स हैं वो भी करते जाएंगे, ताकि ये ना हो कि हमारी कोई प्रैक्टिस में कोई कमी वाक़या हो जाए और हमारी कोई चीज कम रह जाए। तो ये हमने 2 एग्जांपल्स की थी। इसके साथ ही याद रखिएगा, ये दूसरी एग्जांपल भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब एक और दूसरी एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हुए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मिस हो गई, तो वो मैं आपको भी बता देता हूँ। 9,000 विल बी एडेड टू द रेंटल value of property for 10 continuous tax years until the amount of advance is refunded back. इसका मतलब ये है कि 10 साल तक हमने इसको लेके चलना है और 10वें साल जाके ये 90,000 हमने रिफंड कर देना है। ठीक है जी, रिफंड कर देना है। Where an amount is refunded by the owner to the tenant on the termination of the tenancy before the expiry of 10 years. 10 साल की एक्सपायरी से पहले जब आप उसका रिफंड उसको वापस करेंगे, नो पोर्शन ऑफ द अमाउंट shall be allocated to the tax year in which it is refunded or to any tax year thereafter. जिस साल आपने उसको रिफंड दिया है, सपोज 10th ईयर में आपने रिफंड दिया है, तो 10th ईयर के आपने ये जो 9,000 की जो आपने रेंटल इनकम या फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपने इंक्लूड की हुई थी, इसको फिर हम इंक्लूड नहीं करेंगे इन 10th ईयर, और आने वाले वक्तों में भी हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है जी, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन एग्जांपल है इसकी जी। एग्जाम्पल में ये है कि हम मिस्टर अकरम को ही कंटिन्यू करते हैं। ये सेकंड एग्जाम्पल थी, इसी को कंटिन्यू करते हैं। और कहा जा रहा है जी, मिस्टर अकरम लोकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 30th जून, लोकेटेड की है उसने 30th जून को 2019 को, एंड द अमाउंट ऑफ एडवांस रुपीज 90,000 जो था उसका 90,000 वो रिफंड कर दिया गया है। ठीक है, बाय मिस्टर सलीम, इसको रिफंड दे दिया गया है मिस्टर सलीम ने। द रेंटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वाज डिटरमिन्ड एज रुपीज 1,20,000, 1,20,000 की इसकी जो है रेंटल वैल्यू अब डिटरमिन की गई है टैक्स अथॉरिटीज ने। अब समझ लें कि एफएमआर इसकी 1,20,000 रुपया जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। What will be the income from property for the year ended on the 30th June? अब
आपने इसका बताना है कि इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी होगी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी June 30 2019 को कितनी होगी। जी बेटा, कोई इसमें मेरे साथ एडिशन करेगा? जी स्टूडेंट्स, एनीवन कोई इसमें एडिशन करना चाहे या बताना चाहे कि इसकी प्रॉपर्टी कितनी की वैल्यू कितनी होगी। सबूर, जी सबूर, मिस्टर सबूर, जी मिस्टर सबूर, सबूर सो गए हैं अब क्या? कोई और स्टूडेंट? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, जी अब्दुल्ला, आंसर करें बेटा। तलहा, जी तलहा, सर 1,20,000 होगी। जी 1 लाख। सैयद अनूश, थैंक यू बेटा। इसमें 1,20,000 होगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी विल बी, अनूश आप प्लीज अपना माइक ऑन ही रखें बेटा, ताकि जी हम ठीक जो है है वो बात करते रहे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी विल बी will be 1,20,000। इसकी लॉजिक ये है, जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कि जब आपने 1/10 एडवांस विल नॉट बी एडेड इन द इनकम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, इट इज रिफंडेड और आफ्टर दैट। ठीक है जी, इस साल आपने रिफंड कर दिया है उसका एक जो आपने अमाउंट ली हुई थी एज सिक्योरिटी या अनएडजस्टेबल अमाउंट, जो कि 90,000 थी, वो हमने उसको वापस कर दिया। हाउएवर, it will be noted that no credit will be provided for ₹18,000 tax during the last 2 years। लास्ट 2 इयर्स में, ये पॉइंट जरा याद रखिएगा, लास्ट 2 इयर्स का जो सिक्योरिटी बनती थी, सॉरी डिडक्शन बनती थी, वो 9,000 प्लस 9,000 बनती है। तो ये टोटल बन गई कितनी? 18,000 की सिक्योरिटी बन गई। इस 18,000 के ऊपर कोई भी रिफंड जो है वो अवेलेबल, रिफंड विल नॉट बी अवेलेबल। ठीक है, अवेलेबल, ये पॉइंट याद रखिएगा। नो टैक्स क्रेडिट विल बी प्रोवाइडेड फॉर ₹18,000 टैक्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 इयर्स। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक और सिनेरियो आ जाता है कि नो टैक्स क्रेडिट मिलेगा यहाँ पे, सॉरी, नो टैक्स क्रेडिट, क्रेडिट अवेलेबल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि यार ये जो 2 साल का रेंट है इसका टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। चलो ये तो हमें समझ आ गई कि टैक्स क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन अब आगे क्या होता है कि जैसे ही वो मकान खाली करता है, आपने सिक्योरिटी उसे वापस दे दी, तो साथ ही इस साल के अंदर क्या होता है कि फौरी तौर पे ये आपका मकान जो है वो किराए पे चढ़ जाता है। ठीक है, आपका मकान किराए पे चढ़ जाता है और एक टेनेंट छोड़ के जाता है, तो दूसरा टेनेंट जो है वो उसको फौरी तौर पे एक्वायर कर लेता है। और आप, जैसा कि पिछले जो टेनेंट को आपने उसका एडवांस वापस कर किया था, इसी तरीके से नया आने वाला टेनेंट भी आपको एडवांस दे देता है। ठीक है जी, नया आने वाला टेनेंट भी आपको एडवांस दे देता है। जी, पिछला किराएदार छोड़ के गया, अपना एडवांस भी ले गया, नया किराएदार आया, आपने उससे एडवांस ले लिया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, द अमाउंट ऑफ सक्सीडिंग एडवांस, यानी कि अब जो नया एडवांस आपको रिसीव हुआ है, as reduced by the amount of previous advance charged to tax shall be deemed to be the income of the taxpayer under the head income from property. This amount will be charged to tax during the tax year। अच्छा, इसमें याद रखिएगा 2 साल का टैक्स क्रेडिट उसको नहीं मिला। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी इलिस्ट्रेशन में आपको करके दिखा देता हूँ। मुझे पता है कि आपको समझ नहीं आई होगी। अब ये इलिस्ट्रेशन इसकी समझ लें। इलिस्ट्रेशन के अंदर
एग्जाम्पल समझ लेंगे। सपोज कि पिछली वाली जो इलस्ट्रेशन हमारी चला रहे हैं हम, कि ये जो वेकेट कर दिया था 30 जून 2019 को, 90,000 हमने रिफंड दिया था। अब क्या हो रहा है कि सलीम साहब ने दोबारा से इसको रेंट आउट कर दिया है, रेंट आउट अगेन, इस प्रॉपर्टी को दोबारा से रेंट आउट कर दिया है। अब जब रेंट आउट किया है तो मिस्टर अली को इन्होंने रेंट आउट कर दिया है। मिस्टर अली को रेंट आउट किया है कितने पे? 12,000 रुपया पर मंथ के ऊपर, 12,000 रुपया पर मंथ पे इसको रेंट आउट किया है। एंड रिसीव्स अनएडजस्टेबल एडवांस अमाउंटिंग टू रुपीज 1,20,000। अनएडजस्टेबल एडवांस रिसीव किया है कितना? 1,20,000 का। यहां तक कंप्लीट हो गया। कैलकुलेट करनी है अब हमने इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी फॉर द टैक्स ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2020। अब हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करना है, किस तरीके से करेंगे? लें जी, हमारे पास बड़ा ही आसान तरीका है और इस आसान तरीके को हम कंटिन्यू करते हैं। तो कैसे कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो अभी तक हमारे लिए बड़ा आसान रहा है। सिंपली उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है मंथली रेंट को, ईयरली रेंट बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेंटल प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लिखेंगे जी। ये कितना आ गया जी? इज इक्वल टू 12,000 इंटू 12, एंटर किया 1,44,000 आ गया। अब हमने लेना है 1/10 ऑफ, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, न्यू एडवांस माइनस पोर्शन ऑफ ओल्ड एडवांस ऑलरेडी चार्ज टू टैक्स। अब ये आप परेशान हो रहे होंगे कि यार ये क्या होगा। इसमें हम क्या करेंगे? न्यू एडवांस हमारा 1,20,000 है, इसमें से माइनस कर देंगे। देखिएगा जरा, लास्ट एडवांस हमारा कितना था? 90,000 का था। 90,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, किसमें से? मल्टीप्लाई किया हमने इसको 2 से, और फिर हमने इस टोटल को डिवाइड कर देना हमने 10 से। ठीक है सर लॉबी में बच्चे वेट कर रहे हैं। बेटा मुझे लॉबी, सॉरी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। और ये कंप्लीटली ये जो अमाउंट है, सर ये जो मल्टीप्लाई 2 है ये फॉर्मूला है कि जी जी ये ऐसे आप? जी जी, मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर्मूला समझ लें इसको। ठीक है जी। जी ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे हम, और ये एक्चुअल में ऐसे आ जाता है। डबल ब्रैकेट में हमने पहले इसको सॉल्व करना है, उसके बाद ये अमाउंट जो है हमने बाहर लेके जानी है। ठीक है जी। डिवाइडेड बाय 10 करेंगे इसको। इसको आप ये समझ लें 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 18,000 आ गया, जो कि लास्ट 2 जो ईयर्स की टैक्स का क्रेडिट नहीं मिला था, ये वो है। ये 9,000 9,000 18,000, 1,20,000 में से 18,000 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,02,000। 1,02,000 का हम डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 10,200। यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे जी हम 10,200 की, और ये 10,200 को जो है हम टैक्सेबल कर लेंगे। अब ये टोटल जो हमारे पास अमाउंट आएगी
इज इक्वल टू, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये अमाउंट आ गई जी हमारे पास टोटल रेंट चार्जेबल टू टैक्स की। अगर टोटल रेंट चार्जेबल टू टैक्स की आ गई अमाउंट, तो इसके ऊपर टैक्स कितना बनेगा बेटा, कोई बताएगा इसके ऊपर कितना टैक्स बनेगा? 1,54,200 पे कितना टैक्स बनेगा? सर इस पे Anyone? नहीं बनेगा सर, इस पे इस पे टैक्स नहीं बनेगा क्योंकि 2 लाख से जितना भी कम होगा वो टैक्सेबल, वो टैक्स एग्जाम्प्ट होगा। ठीक हो गया जी? ठीक है। अच्छा, आप कुछ थोड़ी सी थ्योरी है, इसको सुन लें और उसके बाद हम डिडक्शंस की तरफ आ जाते हैं। अब थ्योरी ये कहती है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 15, सेक्शन नंबर 15 के अंडर जो है वो नहीं आता इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कौन से हैं? ग्राउंड रेंट है, ये हम इसको यहाँ पे ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है जी, इनकम फ्रॉम रेंटल प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इसको ट्रीट नहीं करेंगे। ग्राउंड रेंट, रेंटल इनकम फ्रॉम बिल्डिंग केप्ट ऑन लीज, रेंटल इनकम ड्राइव्ड बाय सबलेटिंग और a building or land by a tenant, mining rights and royalty, or provision of amenities, utilities or any other service connected with renting of building। ये चीजें जो हैं इसको हम लोगों ने इग्नोर करना है। क्या करना है? इग्नोर। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, वो कौन कौन सी है? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल बिल्डिंग। एग्रीकल्चरल बिल्डिंग का मतलब ये है कि आपने जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बनाई हुई है जिसका मकसद है कि आपका कोई अनाज वगैरह स्टोर करना है। ठीक है जी, तो उसको स्टोर बनाया हुआ आपने, उसकी अगर कोई इनकम हो तो आपकी टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, कोई प्रॉपर्टी आपने ट्रस्ट के अंडर खरीदी हुई है, यानी कि ट्रस्ट के अंदर है और आप उसके ऊपर इनकम कमा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है। रेंटल वैल्यू ऑफ ऑनर्स ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मालिक मकान की अगर कोई खुद उसके पास जेर इस्तेमाल है कोई प्रॉपर्टी, उसके ऊपर आप नहीं चार्ज कर सकते। रेंटल वैल्यू ऑफ ऑनर्स ऑक्यूपाइड बिजनेस प्रॉपर्टी, कि अगर बिजनेस प्रॉपर्टी उसके पास है जिसके ऊपर वो कारोबार कर रहा है, एक प्रॉपर्टी ऐसी है मालिक उसके ऊपर कारोबार कर रहा है, तो उसके ऊपर उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। द अमाउंट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन अप टू 200,000 in a tax year and has no other taxable income under any other head will also be exempt। देखिए जी, 2 लाख से कम होगी अगर कहीं से आपको रेंटल इनकम या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है जी, ये हो गया जी आपका इनकम फ्रॉम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो गई। अब हमने देखना है कि हमारे पास डिडक्शंस कौन कौन सी आ रही हैं। अब डिडक्शंस को जरा गौर से देखिएगा। ये डिडक्शन जो है इसका मतलब क्या है? जिस तरीके से हमने जब इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट किया था, उसके अंदर फिर हमने जब टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं, फिर बाद में हम डिडक्शंस करते थे कि अगर कोई एडवांस टैक्स डिडक्ट हो गया है, ज़कात को डिडक्शन की थी हमने, और कुछ छोटी छोटी डिडक्शन थी, अगर हमने वो डिडक्शन करेंगे तब जाके हमारा टैक्स की अमाउंट बन के आती है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि इस सिनेरियो के अंदर हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सी डिडक्शंस कर सकते हैं। लें जी, बड़े मजेदार सी डिडक्शंस हैं और डिडक्शन ज्यादा हैं, याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं जी इसमें डिडक्शंस। 8 में डिडक्शन स्टार्ट करते हैं। पहली जो डिडक्शन है, फर्स्ट डिडक्शन इज रिपेयर्स अलाउंस। फर्स्ट डिडक्शन इज रिपेयर अलाउंस। उस रिपेयर अलाउंस के अंदर हमने क्या करना है कि मैं इसको साथ साथ बनाता जाता हूं ताकि आपका ये डॉक्यूमेंट भी तैयार हो जाए। डिडक्शन हमारी क्या कहती हैं कि 1/5 of rent chargeable to tax
डिडक्शन फर्स्ट क्या है जी, रिपेयर्स अलाउंस की। रिपेयर अलाउंस जहां पे आ जाए उसका आप क्या करेंगे कि 1/5 of rent chargeable to tax for the year will be allowed as repairs allowance। ठीक है जी, आपका रेंट चार्जेबल टू टैक्स बन रहा है 5 लाख रुपया, तो 5 लाख को आप डिवाइड कर देंगे 5 से, तो वो 1 लाख रुपए की डिडक्शन आप उसमें से कर सकते हैं। दिस अमाउंट इज विल बी कैलकुलेटेड बिफोर एनी डिडक्शन इज मेड। इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट irrespective of actual expenditure on repairs which may be more or less। सपोज अगर आपका रिपेयर अलाउंस के ऊपर 1 लाख का खर्चा नहीं आया, 50,000 का खर्चा आया है, तब भी आप 1 लाख ही काटेंगे। अगर 1 लाख के बजाय 1.5 लाख आ गया है, तब भी आपने 1 लाख रुपया ही डिडक्ट कर सकते हैं। ये बाय लॉ आप सेक्शन 15A को अगर देखें, सेक्शन 15 को 15 ए का क्लॉज नंबर है जी 1A। ठीक है जी, इसके तहत हम लोग रिपेयर अलाउंस की डिडक्शन इस तरीके से करेंगे। रिपेयर अलाउंस के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम है, सेकंड है जी इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस अदा करना होता है कि अगर आपकी बिल्डिंग को या आपके प्रीमिसेस को कोई नुकसान पहुंचा है तो वो इंश्योरेंस वाले उससे कवर कर लेते हैं। The amount of any premium paid or payable by the company in the year to insure the building against the risk of damage or destruction will be allowed। इसको हम अलाउ कर देंगे। ठीक है जी, इट इज अलाउड, यानी कि डिडक्शन इसकी अलाउ है। क्या मतलब, एनी प्रीमियम पेड और पेबल इन द ईयर टू इंश्योर द बिल्डिंग अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज, इसको हम अलाउ कर रहे हैं। तो ये अलाउड है, यहाँ पे इसकी डिडक्शन हम कर सकते हैं जितना भी प्रीमियम दिया जाए। थर्ड इज म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस एंड अदर लोकल टैक्सेस। ठीक है जी, म्यूनिसिपल टैक्सेस और अदर लोकल टैक्सेस की बात करें तो एनी लोकल रेट टैक्स चार्ज in respect of the property or let out property paid or payable to any local authority or government in the year not being a tax payable under the income tax ordinance 2001। यानी कि अगर आपने को टैक्स पे कर दिया है, ठीक है जी, any local rate, charge, tax or cess in respect of the property or the rent of the paid or payable by the person to any local authority in the tax year not being any tax payable under this ordinance। ये कोई भी टैक्स आपने पे कर दिया है, any tax paid, any टैक्स आपने कोई भी टैक्स पे किया है उसको हम म्यूनिसिपल टैक्सेस में लेके आएंगे। ठीक है जी, एनी टैक्स, चार्ज या लोकल रेट, ये रेट्स होते हैं, ये आपको काउंसिल को पैसे देने होते हैं। ये बाहर के मुल्कों में तो प्रैक्टिस चलती है, लेकिन पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस मैंने अभी तक नहीं देखी कि आप लोग रेट्स जो है वो पे कर रहे हैं। ये एक फॉर्मेट है, ये याद रखिएगा जी, ये फॉर्मेट ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, फॉरफिटेड डिपॉजिट और सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ये तमाम जो आपके रेंट चार्जेबल टू टैक्स, ये हमारा कैलकुलेट करके निकालेंगे। इसके बाद जो हमने इधर उधर चार्जेस दिए हुए हैं उसको हम डिडक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, रेंट पे टैक्स पेड ऑन प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इनकम टैक्स। ठीक है जी, आपने टैक्स अगर प्रॉपर्टी पे कोई भी दिया है, ये म्यूनिसिपल टैक्सेस की बात हो रही है, वो आप यहाँ पे ट्रीट करेंगे। रेंट कलेक्शन चार्जेस अगर आपने पे किए हैं 6% ऑफ रेंट कलेक्शन चार्जेस और एक्चुअल विच एवर इज लोअर, यहाँ पे वो आएगा। इंटरेस्ट और रेंट पे टू HPFC हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन को अगर आपने इंटरेस्ट या रेंट दे दिया है तो वो भी, उसकी भी डिडक्शन कर सकते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस 1/5
1/5 ऑफ RCT, रेंट चार्जेबल टू टैक्स का 1/5 अगर जो पोर्शन है उसको भी हम डिडक्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्टगेज लोन ऑफ प्रॉपर्टी है, अगर आपने मॉर्टगेज करवाई हुई है प्रॉपर्टी और उसके उस लोन के ऊपर आप पैसे पे कर रहे हैं तो वो जो इंटरेस्ट की अमाउंट दे रहे हैं उसको हम डिडक्ट कर सकते हैं। लीगल चार्जेस को डिडक्ट कर सकते हैं। इरिकवरेबल रेंट को हम यहाँ पे डिडक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड रेंट को हम डिडक्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम को और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमारा निकल के आ जाएगा। लेकिन ये आपके सामने एक फॉर्मेट है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देख रहे हैं। ग्राउंड रेंट की बात करें, ग्राउंड रेंट क्या है जी? ग्राउंड रेंट को भी एक्सप्लेन करना पड़ा, जरूरी है। Where the property is subject to a ground rent, the amount paid or payable by the company in the year or account of such ground rent is also deductible। ये डिडक्टेबल है जी, डिडक्टेबल है, इसको आप डिडक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड रेंट मींस वेयर द पर्सन इज अ लेसी in respect of the site on which the building is erected। ठीक है जी, जिस साइट के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है वहां पे ये पर्सन जो है वो लीज ली हुई है, लेसी है। अच्छा जी, एनी रेंट विच इज ड्यू वेदर पेड और नॉट फॉर द ईयर इज कॉल्ड ग्राउंड रेंट। वेयर द बिल्डिंग साइट बिलोंग्स टू द कंपनी, नो लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ ग्राउंड रेंट कैन अराइज इन दिस केस। अगर कंपनी ओन करेगी तब तो कोई नहीं करता, लेकिन ऑब्वियसली ग्राउंड रेंट फॉर इंडिविजुअल इज पॉसिबल और वो जो है वो डिडक्टेबल है। प्रॉफिट पेड और पेएबल ऑन बोरोड मनी, प्रॉफिट पेड और पेएबल ऑन बोरोड मनी। आपने उधार लिया किसी से, उसके ऊपर प्रॉफिट देना है, तो वो हम देखते हैं क्या। एनी प्रॉफिट पेड और पेएबल बाय द पर्सन इन द ईयर ऑन मनी बोरोड फॉर द परचेज, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एक्सटेंशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग कैन बी डिडक्टेड। दिस इज डिडक्टेबल और इसको हमें डिडक्ट करना है। ठीक है जी। ये मुर्गे किसने रखे हुए हैं? ये मुर्गा थोड़ी देर बाद गलत टाइम पे अजान दे देता है। जी सर। ये गलत टाइम की जाने दे जा रहा है बैठा हुआ। सर उसमें भी टैक्स करना होगा। अच्छा सर नहीं, उसने मुर्गी देख ली सर उसके। अच्छा, ये मुर्गी देख ली इसलिए वो कहते हैं ना बांगे दे रहा, बांगे हैं। नहीं यार, ऐसी तो बात, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। खैर आगे चल दें। वैसे आज की क्लास की अटेंडेंस इतनी कम क्यों है? आज 23 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ। सर कुछ बच्चों के नेट इशू आ रहे हैं, बार बार ज्वाइन कर रहे हैं, उनका डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा चलें, लेट्स सी। अच्छा ये दो तीन चीजें रह गई हैं, इसको करके तो हम आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। और आप कोशिश कीजिएगा कि जो आपके नोट्स हैं उसमें आपके पास इसके सवालात दिए गए हैं, आप स्टार्ट करें उसको सॉल्व करना। और नेक्स्ट क्लास में हम ऑब्वियसली इसको सॉल्व जरूर करेंगे, लेकिन ये कि आज आपका रेंट की जो थ्योरी है वो मैं आज कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी शेयर ऑफ rental income paid to financial institution। ठीक है जी। माइंड माय स्पेलिंग्स, इसका जो है ना बुरा ना बनाइएगा, वो टाइपिंग एरर्स आ जाते हैं बाजुकात। Where the property has been purchased, constructed, renovated, extended or reconstructed by the person with the capital contributed by the HBFC, यानी कि HBFC से आपने पैसे लेके तो अपना बिल्डिंग को बनाया है, या किसी भी बैंक से, शेड्यूल बैंक से लिया है, उसकी कंस्ट्रक्शन की है, रेनोवेट किया है, एक्सटेंड किया है उसको, तो द अमाउंट ऑफ एनी शेयर ऑफ रेंटल इनकम paid on such capital and share towards appreciation in the value of building of property, ये जो है वो डिडक्टेबल होगा। याद रखिएगा कि जब आपने बिल्डिंग के लिए, आपने परचेज के लिए या उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए या उसकी रेनोवेशन करने के लिए, ठीक है जी, कंट्रीब्यूशन ली है HBFC से या हाउस किसी और शेड्यूल बैंक से, तो उसको हम क्या करते हैं, द अमाउंट ऑफ एनी शेयर ऑफ रेंटल इनकम पेड ऑन सच कैपिटल एंड शेयर टुवर्ड्स एप्रिसिएशन इन द
जितना भी शेयर होगा उसको हम डिडक्टेबल कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है सर इसके बारे में deductible। सर दोबारा जरा बताइएगा, शेयर ऑफ रेंटल इनकम, और थोड़ा सा ग्राउंड रेंट के बारे में बताइएगा दोबारा। ग्राउंड रेंट का मैंने ये बताया था कि दोबारा से सुन लो। ग्राउंड रेंट को मींस वेयर द पर्सन इज अ लेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द साइट ऑन विच द बिल्डिंग इज इरेक्टेड। ऐसी जगह जहां पे बिल्डिंग बनाई गई हो वहां पे उसने लीज पे इसको लिया हो। ठीक है जी। एनी रेंट विच इज ड्यू वेदर पेड और नॉट फॉर द ईयर इज कॉल्ड ग्राउंड रेंट। अच्छा, ग्राउंड रेंट को इतना समझने की हमें जरूरत इस तरीके से पेश नहीं आएगी कि ग्राउंड रेंट अगर आपको लिखा नजर आ जाता है उसको हम रिडक्शन में डाल देंगे सीधा सीधा। ठीक है। तो ग्राउंड रेंट ये अब आपको समझ आ गई है कि नहीं आई? वैसे जो एक्सप्लेनेशन है उसकी तो वो तो मैं दे चुका हूँ आपको, फिर भी इसको हम पूरा कर देते हैं। Where the building site belongs to a company, no liability on account of ground rent can arise in that case। अगर किसी कंपनी को बिलोंग करती है तब हम उसका ग्राउंड रेंट नहीं देंगे। ठीक है जी। लेकिन ये है कि अगर किसी पर्सन की है, उससे लीज ली हुई है और उस पे कोई बिल्डिंग भी बनी हुई है, तब आपको ग्राउंड रेंट देना पड़ेगा। अगर दिया है या नहीं दिया, यू आर चार्जेबल टू ग्राउंड रेंट और उसको हम डिडक्ट कर सकते हैं। फिर सेकंड है शेयर ऑफ रेंटल इनकम पे टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये देखिएगा, ये समझने की कोशिश करो कि आप रेंटल इनकम कमा रहे हैं, उसमें से कुछ शेयर आप दे रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जिनसे जिनसे आपने कंस्ट्रक्शन के लिए या रेनोवेशन के लिए पैसे उधार पे लिए थे। तो वो जो पैसा आप एज अ शेयर दे रहे हैं HPFC को या बैंक को, जिससे आपने कर्जा लेके अपनी बिल्डिंग बनाई है, उस शेयर को हम डिडक्ट कर सकते हैं अपनी इनकम में से। ये बात कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे शेयर ऑफ रेंटल इनकम पेड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। शेयर शेयर ये नहीं है, पोर्शन है। ये पोर्शन है आपकी रेंटल इनकम का, जो कि आप सपोज अगर आपकी रेंटल इनकम 5 लाख है, उसमें से आप 2 लाख रुपया HPFC को दे रहे हैं, तो वो डिडक्ट आप इसमें से कर सकते हैं, क्योंकि वो उसको उसकी पेमेंट जा रही है जो आपने उससे उधार पे अमाउंट ली थी। क्लियर हो गया बेटा? जी सर। ये सर एक आखिरी सवाल है सर, ये जो आपने लास्ट 2 ईयर में लिखा हुआ था सर, ये मैंने कहा था मैं एंड पे सवाल कर लूंगा, तो फिर मैंने कहा टाइम नहीं है तो भी कर लेता हूँ लास्ट सर। 2 ईयर कौन से वाला? सर ये जो 18,000 हमने जो नो टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ने किया था, तो सर हाँ अगर हाँ उसके हाँ बाद अगर वो छोड़ देता है, जो आपने हाँ कहा था जी। एडवांस, कि अगर वो क्या छोड़ देता है घर, तो उसके बाद वो एडवांस उसके पास ही रह जाएगा जो बंदे का जिसके होगा नहीं 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 रेंट पे। नहीं जी नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि सपोज 10 साल के लिए एक बंदे ने लीज पे लिया है, सॉरी जी रेंट पे ली है, तो 10वें साल वो पैसे वापस ले लेता है। क्यों? क्योंकि सही। 10वें जी साल वो जी छोड़ रहा है। अब जी 10 साल कंप्लीट हो गए, तो जिस 10th ईयर उसने अपना जो 90,000 की अमाउंट थी वो वापस ले ली। जी ठीक है। 90,000 वापस ले लिया, तो ये 2 साल की जो है उसको टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है जी। जी 9,000 ठीक। जो लास्ट 2 इयर्स का टैक्स क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा। ये बात हुई थी। सही। और ये कहा था कि जी जब 90,000 वो वापस ले लेगा, तो उस साल का भी उसको 9,000 डिडक्ट करवाने की जरूरत नहीं है। 9,000 उस सही। साल भी डिडक्ट नहीं करवाएगा और आने वाले सालों में भी डिडक्ट नहीं करवाएगा, क्योंकि उसको अब अगर उसकी प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं चढ़ी हुई तो वो कहां से उसको पैसे अदा करेगा। ठीक है। लेकिन जी अगर साथ ही फौरी तौर पे ही उसकी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ जाती है, तब हमने जी फिर ये सारी एग्जांपल अगली वाली की थी कि जी जैसे ही पिछले बंदा छोड़ के गया, साथ ही नया बंदा आ गया उस प्रॉपर्टी पे, और उस जी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो हमने यहाँ पे आगे कैलकुलेशन कर दी। ठीक है। और कैलकुलेशन मैंने जी बड़े आराम से समझाई थी आपको। अब हम जी क्या जी करते हैं, अगर हम थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना करें, तो मेरा ख्याल है कि आपकी अटेंडेंस मुझे ले लेनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि अटेंडेंस जो है वो टाइम खत्म हो जाए। आमना अली इज ऑलवेज एब्सेंट। उसके बाद अरीबा है, और अरीबा के बाद ये काशिफ नईम भी एब्सेंट है, और 35 इज प्रेजेंट, और 35 के बाद
90 is present, Sabur is present, 97 is present, और अनूश is present, अब्दुल्ला आलम is present, अब्दुल्ला आलम तो थे पहले से जी, 133 is present, अली हसन जी, अली हसन अली हसन is present, शाहान, उमर इश्तियाक absent है, ओके 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 ओके, उमर इश्तियाक is absent, और उमर इश्तियाक के बाद मोहम्मद साद ताहिर, उमर इश्तियाक 148 is also absent, 151, 160, 163, 170, Hamza Hassan is absent, और 171 is present, 175 is absent, ठीक है जी, और 175 is absent, और उसके बाद 175 absent है, 176 is absent, और 177, 183, 184, 186, 188, 191, 193, 202 is present. सर इसने आपको मैसेज किया है उमर इकबाल ने। अच्छा, उमर इकबाल आ तो रहा था वैसे। अच्छा ये सर उसका नेट इशू कर रहा है। अच्छा चलो 26 है जी। उमर इकबाल के बाद 193 आ गया, 193 के बाद 202, लीशा 204, 211, ओके, 211 के बाद 213 is absent, 219 is present, 219 is present, 219, 251, 251 is present, 257 is present, और मूसा आज एब्सेंट है जी, और 17 is present, और मुहेब is also absent। नहीं जी, अभी एक और आया है जी, सबूर आ गए हैं। सबूर तो प्रेजेंट थे पहले से, तो सबूर अकरम इज प्रेजेंट। ठीक है जी, ये आपकी अटेंडेंस हो गई, और इसको हम सेव कर देते हैं। प्रेजेंट 25 हैं और एब्सेंट है जी 12। ये हमारी सेव हो गई अटेंडेंस। अब थोड़ा सा हम आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे शुरू होगी बेटा? सर 9:05 पे। 9:05 पे, तो अभी है 5 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर देता हूँ। शेयर ऑफ रेंटल इनकम पेड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मीन कि आपकी जो रेंट अगर 1 लाख रुपया है उसमें से आप 30,000 रुपया 40,000 रुपया HBFC को या किसी बैंक को जिसे आपने लोन लिया है प्रॉपर्टी को बेहतर बनाने के लिए, तो उसको दे देते हैं, तो वो आपका रिडक्शन में आ सकता है। फिर जो आता है प्रॉफिट पेड और पेएबल ऑन मॉर्टगेज, प्रॉफिट पेड और पेएबल ऑन मॉर्टगेज। तो प्रॉफिट जो है ये आप क्या करते हैं, व्हेन द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू अ मॉर्टगेज और अदर कैपिटल चार्ज, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पेड और पेएबल ऑन सच मॉर्टगेज और चार्ज इज डिडक्टेबल। इसको भी हम डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, ये भी डिडक्ट हो जाएगी। मॉर्टगेज जो होते हैं कि आपने रहन पे रखी हुई है प्रॉपर्टी, वो ली है, मींस के कोई कोलैटरल दिया हुआ है मॉर्टगेज के और उसके ऊपर आप पैसे दे रहे हैं। ठीक है जी, तब आप मॉर्टगेज वाली जो प्रॉपर्टी है, जो अमाउंट आप मॉर्टगेज में दे रहे हैं वो आप डिडक्ट कर सकते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस, एडमिन एंड कलेक्शन चार्जेस, ये आपके चार्जेस हैं जो कि आप
रेंट कलेक्शन के ऊपर आपके खर्च होते हैं। एनी सम पेड और पेबल बाय द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस टू कलेक्टिंग द रेंट और एडमिन चार्जेस या और 6% of rent chargeable to tax before allowing any deduction, ठीक है जी, whichever is less is deductible from the rent chargeable to tax, ठीक है जी। क्या हुआ कि एडमिन चार्जेस आपने सपोज रखे हुए हैं 6,000 रुपीज, ठीक है जी, वो आप चार्ज कर सकते हैं, या 6% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। 6% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स आता है जी अंदाजन वो 12,000 आ जाता है। तो इसमें से जो कम होगा जो कि 6,000 है उसको हम कंसिडर करेंगे और इसको हम डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। विद इफेक्ट फ्रॉम टैक्स ईयर 2021 द मैक्सिमम कलेक्शन चार्ज विल बी 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। अब वो मैक्सिमम चार्ज जो है वो 6% के बजाय वो 4% हो चुका है, यानी कि अब हम इसको 4% के ऊपर लेके जाएंगे। अब 6% नहीं रखेंगे, इसको हम 4% रखेंगे। पिछले जो साल थे उसमें हमारा 6% था, ठीक है जी। अब हमारा ये 4% होगा। सर ये नेक्स्ट ईयर क्या ना? हाँ जी, ये 4% नेक्स्ट ईयर क्या ना? जी जी 2021 का, जी जी ठीक हो गया। 2021 का 4% होगा। ये अब कौन आया? मोहम्मद अदनान अमीर 227। ये पहले थे अदनान हमारी क्लास में? 227 मैं देख लेता हूँ। यस सर। पहले क्लास में थे आप? बेटा कोशिश करते हैं, अगर चेंज हो गया तो ठीक है। ये ले अपडेट, रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। चलें, इसका मतलब है जी हो गया अपडेट आपका, आपकी प्रेजेंट लग गई है। और ये था जी आपका जो हमने पॉइंट समझने थे और ये डिडक्शंस थी। अब आप सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो सवाल हल कर सकते हैं, ठीक है जी। कोई सवाल है, क्वेश्चन? जी बेटा। सर जो अगला आपने जो एग्जांपल करवाई थी सर, उसमें वो पूरा 18,000 तो नहीं ना उसमें सर इंक्लूड होगा? जो आपने ये 1,20,000 माइनस 90,000 मल्टीप्लाई 2 ये दिख रहा है। ये 18,000 आता है ना, माइनस कर देंगे हम। जी जी ठीक है ना, माइनस ठीक कर देंगे 1,20,000 में से, तो वो 1,02,000 बन जाएगा। उसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 10,200 बन जाएगा, ठीक ये है। सर जो 18,000 की जो माइनस हमने किया, ये सर वो जो पिछले हमने जो एडवांस लिया था उसके दो सालों का हमने जो टैक्स नहीं दिया वो वाला माइनस किया। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी ठीक ठीक है ठीक है। चलें फिर, अब क्वेश्चंस आपके पास मौजूद हैं आपके कोर्स पैक के अंदर जो मैं आपको दिए हुए हैं, आप उसको सॉल्व करना शुरू करें। ये ग्रिड भी आपके पास मौजूद है, ये वाली जो, सॉरी, ठीक है ना, ये आपके हमारे पास मौजूद है। जो जो चीज़ नज़र आती है उसको उस तरीके से एंटर करें। बाकी ये है कि इंशाल्लाह मैं भी आपको नेक्स्ट क्लास में जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करके तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। दो क्लासेस हैं, एक क्लास में हमारे पास क्विज होगा। आज हमारी कौन सी क्लास थी? आज हमारी 12th क्लास है, 13th क्लास है आज? सर 12th है। आज 12th है ना, तो मिड टर्म कब आता है? सर 16-17 वीक के बाद। 16 या 17 क्लास के बाद आता है? 16 क्लास के बाद। अभी तक कुछ अनाउंस तो नहीं हुआ मिड टर्म का? आप लोगों को कुछ आइडिया है मिड टर्म का? सर चांसेस ईद के फौरी बाद है, यानी 14-17 मई के बाद। तो मिड टर्म तो बहुत लेट नहीं हो जाएगा? हमारी तो 3 क्लासें रह गई हैं, तो क्या 3 क्लासेस के बाद ऑफ हो जाएगा? सर इसका कोई आइडिया नहीं। चलिए ठीक है, मेरा ख्याल है कि जी बेटा, जी बेटा। जी सर, वो मैंने कहा सॉल्यूशन आपने कर दिया था उसका 8 और 9 क्वेश्चन का?
नहीं, मैं आपको आज इंशाल्लाह मैक्सिमम कल तक मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह सोल्यूशन उसका। जी ठीक है ओके सर। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं भी लेथार्जिक हो गया था रमजान की वजह से, और आपको पता है जब एकदम से रमजान आता है ना तो बड़े काम ऐसे पेंडिंग होते हैं जो आपको फौरी तौर पे करने पड़ते हैं। तो मैंने कहा चलो फिर इसको वीकेंड के ऊपर कर लेते हैं, वीकेंड पे इंशाल्लाह आपको सॉल्व करके भेजूंगा। तो इसके भी कोई सवाल कोशिश कीजिएगा हल करने की, और जहाँ पे ऑब्वियसली फिर मैंने भी तो करना ही है, मैं आपके साथ फिर उसकी प्रैक्टिस कर लूंगा। ठीक है बेटा। तो कोई क्वेश्चन हुआ करे तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैसेज कर दिया करें, और मैं बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आंसर कर देता हूँ। अगर वो मुझे पर्सनली भी मैसेज करते हैं, आप अपने जो फेलो स्टूडेंट्स हैं जिनको आंसर दिए मैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। खैर, दिस इज ऑल फ्रॉम मी टुडे। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है, और फिर हम